उसी को आगे बढ़ाते हैं इसको। क्वेश्चन है y fx, इसको हम y ले लेते हैं 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर। आप उसके डोमेन और रेंज दोनों निकाल सकते हैं। फाइंड डोमेन है रेंज। तो इसको पहले तो फैक्टराइज कर लो 1/1 माइनस एक्स 1 प्लस एक्स। डोमेन क्या होगी इसकी? सारे रियल नंबर्स एक्सेप्ट -1 एंड 1। अगर 1 रखूँगा या तो 0 हो जाएगा, -1 रखूँगा तो 0 हो जाएगा। ये दो वैल्यूज छोड़कर बाकी कुछ भी रख लो, वो इसकी डोमेन होगी। ठीक है, डोमेन मीन्स इनपुट, क्या रख सकते हैं इसके अंदर। ठीक है, अब रेंज निकालने के, रेंज कैसे निकालेंगे? x की वैल्यू y की टर्म्स में लगाओ। क्या करेंगे? 1 माइनस एक्स स्क्वायर ले लिया, ये 1/y हो गया। एक्स स्क्वायर कितना हो गया? 1 माइनस 1/y या y माइनस 1/y। एक्स कितना हो गया? y माइनस 1/y का अंडर। ठीक, माइनस इनफिनिटी से 0 यूनियन 1 से इनफिनिटी। माइनस इनफिनिटी से 0 और यूनियन 1 से इनफिनिटी 1 इंक्लूडेड। 1। ठीक है, तो ये डोमेन आ गई। अब रेंज के लिए फिर इसमें जब रूट के अंदर क्या आ गए, दो वेक्टर्स आ गए, तो नंबर लाइन डालेंगे। दो क्रिटिकल पॉइंट है, एक 0 और एक 1। इसको 0 रखो, 0 आ गया, इसको रखो, y की वैल्यू 1 आ गई। तो ये दो क्रिटिकल पॉइंट्स हो गए। ठीक, अब 1 से बड़ी वैल्यू लूंगा तो प्लस आ जाएगा, नीचे माइनस फिर प्लस। इसको ऐसे भी याद रख सकते हो। एक बार इधर देख लो कि भई ये कहाँ प्लस कहाँ माइनस आएगा, कैसे याद रखोगे बिना करे। अगर ये कोफिशिएंट y का, इसका कोफिशिएंट का y की साइन सेम हो, प्लस प्लस हो या माइनस माइनस हो, तो दोनों कोने पे प्लस आएगा, बीच में माइनस आएगा। दोनों के साइन सेम हो तो। और अगर ऑपोजिट हो तो यहाँ माइनस या प्लस आएगा। समझ गया? अगर नहीं निकाल के देखना चाहते हो, और नहीं तो 1 से बड़ी वैल्यू डाल के देख लो इसके अंदर। जैसे 2 डाल दी, 2 माइनस 1 प्लस 1, फिर नीचे प्लस 2, तो प्लस ऊपर प्लस नीचे, तो प्लस आ गया। तो इसलिए दोनों का जो रेशो है वो उसकी साइन के साथ आगे प्लस आ गया। ठीक है, यहाँ डाली और यहाँ भी डाली, तो ये प्लस, ये माइनस, ये प्लस। अब आपको चाहिए क्या? रूट के अंदर है तो प्लस वाले चाहिए केवल, तो प्लस वाले चाहिए, तो एक प्लस तो यहाँ आ रहा है माइनस इनफिनिटी से 0। अब 0 हो नहीं सकता क्योंकि डिनोमिनेटर अब आई है, 0 डाल दूंगा तो डॉट डिवाइड हो जाएगा। एक तो ये आ रहा है, एक आ रहा है 1 से लेकर इन्फिनिटी। इन्फिनिटी तो हमेशा ओपन में रहता है, और 1 हो सकता है, तो ये क्लोज, इसका यूनियन है। ये आपकी रेंज है। डोमेन तक आया है। इन लोगों ने ट्राई कर लिया, तो सिखा दिया। अब 60 सिखा सकते हैं।
तो आगे बेटा एफ एक्स इज इक्वल टू हर्षित इधर ध्यान दे बेटा बोल एफ एक्स इज इक्वल टू दिस। अब एक बात हमेशा ध्यान रखना, साइन की जो वैल्यू है वो -1 से 1 के बीच में ही रहती है हमेशा। साइन कभी -1 से छोटा नहीं हो सकता, चाहे कोई भी एंगल डाल दूं, और +1 से बड़ा नहीं हो सकता। ठीक है, तो मैं यहाँ कुछ भी डाल लूँ या कुछ भी डाल लूँ, ये 2 से छोटा ही होगा ना। देखो जरा एक बार, तो डिनोमिनेटर किसी भी वैल्यू पर 0 हो ही नहीं सकता। हो सकता है क्या? क्योंकि ये वैल्यू ही इसकी मैक्सिमम वैल्यू 1 है, मिनिमम वैल्यू -1 है, तो इसलिए ये कभी भी 0 नहीं होगा, क्योंकि 2 में से माइनस कर दो उसको, तो 2 में से कभी भी 1 माइनस करने पर 0 नहीं आएगा। इसकी वैल्यू कभी 2 होगी नहीं, तो इसकी डोमेन क्या होगी? ऑल रियल नंबर्स। कुछ भी डाल लो जो मन में आएगा। समझ में आ गई बात? ये क्या कह रहा हूँ मैं कि क्या चीज़ नहीं डाल सकता मैं यहाँ पर, वो कुछ है ही नहीं। ऑल रियल नंबर्स, डोमेन क्या होगी इसकी? ऑल रियल नंबर्स। ये डोमेन साइन की जगह ये -1 नहीं डाल के भी देखेगी तो क्या होगा? sin 3x की वैल्यू मैक्सिमम कितनी हो सकती है? 1। तो 2 - 1 0 तो नहीं हुई। हम क्या देखते हैं जब डिनोमिनेटर में होता है भाई, कोई वैल्यू ऐसी ना हो जिससे डिनोमिनेटर 0 हो जाए। तो यहाँ तो मैक्सिमम वैल्यू ही ज़्यादा से ज़्यादा 1 आएगी, तो इसमें 0 होगा ही नहीं, है ना? अब ये और अच्छे से सब समझ में आएगा जब मैं ट्रिग्नोमेट्री कराऊंगा। तो डोमेन इसकी क्या होगी? ऑल। अब रेंज कैसे निकालेंगे वो देखते हैं। तो sin 3x जो है, ध्यान से देखना, पहले उतारने मत लगना, ऐसे sin 3x की वैल्यू क्या होगी? -1 से 1 के बीच में। अब इस बीच में मुझे ऐसा फंक्शन बनाना है, जैसा ये है ना 2 - sin 3x यहाँ बनाना है। तो उसके लिए क्या करूँगा? पहले एक चीज़ समझो, ऐसे लिखा हुआ है ना इनइक्वालिटी, क्योंकि अभी आपने करी नहीं है लीनियर इक्वेशंस, तो इसलिए समझा रहा हूँ क्या कहना चाह रहा हूँ। अगर मैं इन तीनों नंबर्स को माइनस से मल्टीप्लाई कर दूंगा, इन तीनों नंबर्स को माइनस से मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो क्या अभी भी ये इनइक्वालिटी ट्रू है? क्या -1 -3 से छोटा होता है? नहीं होता। तो अब क्या हुआ है? अब ये बीच वाले साइन बदल दिए। आई बात समझ में? या ऐसे कह सकते हो, इसको हम कैसे लिख सकते हैं माइनस करने पर? ऐसे, मतलब ये वैल्यू इधर आ जाएगी नेगेटिव के साथ, ये वैल्यू नेगेटिव के साथ इधर आ जाएगी। मतलब x -3 से -1 के बीच में। -3 से -1 के बीच में -x आ गया। ठीक है, पहले x था 1 से 3 के बीच में, तो नेगेटिव ऑफ x हो गया -3 से -1 के बीच में। कितनी बार समझ में आ गई? अब अगर मैं इसमें भी वही काम करता हूँ, ये मैंने एग्जांपल इसलिए दिया क्योंकि यहाँ 1 1 है, तो पता ही चलेगा। यहाँ 1 3 लिया ताकि ये दिखेगी ये 3 इधर आ गया -3 और ये -1 इधर से आ गया। अब मैं इसको अगर माइनस से मल्टीप्लाई करूँ तो यहाँ पे अभी भी -1 ही आएगा और इधर 1 ही होगा, तो फर्क नहीं पड़ा ना, दोनों तरफ सेम वैल्यू अगर हो। अब यही चीज में यहाँ ऐसे लिख देता -1 से 1, तो -1 जो है वो x से छोटा है, x जो है वो 1 से छोटा है। अब मैं माइनस कर दूंगा इसको, माइनस कर दूँ तो क्या होगा? -1, अब नहीं ये ग्रेटर हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा ना, सॉरी ऐसे तो हुआ। यहाँ पे भी यही करा था ना मैंने, जब नेगेटिव करा तो बीच के साइन बदल दिए, तो यहाँ पे भी यही कर रहा हूँ, इसका साइन बदला तो बीच वाला ग्रेटर हो गया, ये नेगेटिव हो गया, ये ग्रेटर हो गया, ये -1 हो गया। मतलब माइनस से मल्टीप्लाई करने पर जो बीच की इनइक्वालिटी है वो बदल जाती, ग्रेटर लेसर हो जाती, लेसर ग्रेटर, माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं। माइनस करने पर हो जाती है। खाली तो इसलिए करते हैं क्योंकि यहाँ पे मेरे को बीच में माइनस लाना है, अगर मुझे प्लस लाना होता तो मैं क्यों माइनस से करता हूँ, है ना? अगर हम -2 से करें तो चलेगा, क्या चीज? इन्हें -2 से करें मल्टीप्लाई चलेगा। -2 से क्यों करेगी मल्टीप्लाई? वैसे ही मन कर रहा है
-2 से क्यों करेंगे, इसके आगे 2 थोड़ी मल्टीप्लाइड है। अगर इसके आगे कुछ मल्टीप्लाई होता तो मैं उससे भी मल्टीप्लाई करता। बात वो नहीं है कि यहाँ क्या है, इसके साथ कोफिशिएंट क्या है, बात ये है कि बीच में क्या है, नेगेटिव है कि पॉजिटिव। अगर नेगेटिव है तो नेगेटिव बनाना पड़ेगा मुझे पहले, और नेगेटिव बनाने के लिए इसको माइनस से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, जिससे इनइक्वालिटी चेंज हो जाएंगे उसमें। ठीक, अब मैंने इसे सब में 2 ऐड कर दिया, ये 2 - 1 हो गया 1, और ये 2 - sin 3x, और ये क्या हो गया 3। बीच में फंक्शन मेरे को वो वाला बन गया जो नीचे आ रहा है, पहला काम ये करता है। आया बेटा समझ में थोड़ा बहुत, ये आएगा समझ में, चिंता ना करो, ये सब चीज़ें तुम्हें आगे चैप्टर्स में भी आएंगी। अभी इन इक्वेशंस का जब चैप्टर करेंगे तो उसमें आ जाएगा, ठीक है। अब ऐसे देखो 2, ठीक, 2 इज लेस देन 3। अब मैं इसका रेसिप्रोकल कर दूं तो क्या अभी भी सही है? 1/2 बड़ा है 1/3 से, ये छोटा है? बड़ा है। इसका मतलब जब रेसिप्रोकल करते हैं तो भी ये इनइक्वालिटी बदल जाती है। आई बात समझ में? तो 2 चीजों से इनइक्वालिटी चेंज होती है, एक रेसिप्रोकेट करने से और एक मल्टीप्लाई कर दो माइनस से, तो होती है, साइन बदल जाएंगे बीच के, ग्रेटर वाला लेसर, लेसर वाला ग्रेटर हो जाएगा। अब अगर मैं इसको उल्टा करूंगा तो ये तो 1 तो 1 ही है, 1/1, ये कैसा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा कि नहीं? और ये कैसा हो जाएगा, ऐसा, है ना? इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ? ऐसे लिख सकता हूँ, लिख सकता हूँ कि नहीं? भाई ये वाली इनइक्वालिटी को ऐसे लिख सकता हूँ, 1/3 लेस देन 1/2 माइनस sin 3x और लेस देन 1, ठीक है। तो इसका मतलब इस वे इसकी जो रेंज हो गई, ये वैल्यू कहाँ लाई कर रही है, 1/3 से 1, यही तो फंक्शन है, तो इसको मैंने ऐसे लिखा। मतलब ये जो फंक्शन था f(x) जो कि हमने बना दिया, ये कहाँ से कहाँ लाई कर रहा है, 1/3 से 1, तो इसकी रेंज क्या हो गई, 1/3 से 1, क्लोज फंक्शन रेसिप्रोकल में था, इसलिए हमने इसे रेसिप्रोकल। हाँ, f(x) बनाना है ना मुझे, इसको मुझे f(x) में कन्वर्ट करना है इसको। तो पहले मैंने माइनस करा, पहले इसको देखते हुए, अगर प्लस होता तो प्लस रखता। मान लो क्वेश्चन ऐसे होता, ये होता मेरा, तो इसकी रेंज क्या होती? तो मैं कुछ चेंज नहीं करता, केवल इस स्टेप पे ही 2 ऐड कर देता। कैसे करता? 2 - 1 लेस देन इक्वल्स टू 2 प्लस sin 3x लेस देन इक्वल्स टू 2 + 1, तो ये 1 लेस देन इक्वल्स टू 2 प्लस sin 3x और लेस देन इक्वल्स टू 3, और इसको उल्टा कर देता। तो उल्टा करने से 1/3 यहाँ आ जाता, और ये 1/2 प्लस sin 3x और ये लेस देन इक्वल्स टू 1 हो जाता। तो रेंज इसकी भी वही आ गई, देखो, 2 ऐड कर दिया, क्योंकि फंक्शन में 2 था यहाँ पर। फंक्शन बनाना है ना मुझे, तो जो f(x) दे रखा है उसको बनाना है। हो गया भाई? कुछ भी ऐड प्लस कुछ भी कर, मतलब जो उसमें फंक्शन में है वही वो करो। कर।
नहीं कुछ भी कर दो। मतलब हमारा मेन एम क्या है, fx बनाना, और ये मुझे पहले से ही पता है, ये कोई लिख के नहीं देगा तुम्हें। साइन की वैल्यूज है वो -1 से 1 के बीच में होती है, कॉस की वैल्यू भी -1 से 1 के बीच। तो कॉस का फंक्शन है या साइन का फंक्शन है, आपको ऐसे स्टार्ट करना है, ठीक है। बता दूँ ना, अब मैं तुम्हें थोड़े से फंक्शंस के ग्राफ करा रहा हूँ, ठीक है। तो सबसे पहला ग्राफ तो मैं एक बार करा चुका हूँ तुम्हें कांस्टेंट फंक्शन का, fx इज इक्वल टू k, k इज एनी कांस्टेंट फंक्शन है ना, कांस्टेंट वैल्यू। इसका ग्राफ जब हम बनाते हैं, ये x एक्सिस ये y एक्सिस, तो ये लाइन ऐसी जाती है, ठीक है। k से पास होने वाली लाइन 0k से, उसको कांस्टेंट फंक्शन क्या होगी, ठीक है। अब इसकी डोमेन रेंज क्या होगी, डोमेन होगी ऑल रियल नंबर्स, कुछ भी डाल लो, और रेंज क्या होगी, व्हाट विल बी इट्स रेंज, k, केवल k इसकी रेंज होगी। जैसे फंक्शन में दे दूं fx = 5, अब तुम x कुछ भी डालते जाओ, हर बार आंसर क्या आएगा, 5 ही आ जाएगा। ये मैंने बताया भी था तुम्हें जब मैनी वन फंक्शन का एग्जांपल दिया था मैंने। अगर 1 2 3 4 5 लिख दूँ मैं और इसमें डालना शुरू कर दूँ, तो हर एक का आंसर क्या आना है, 1 डालूंगा तो भी k, 2 डालूंगा k, 3 डालूंगा 4 डालूंगा 5 डालूंगा, सबका आंसर k। तो यहाँ रेंज में केवल k ही आएगा। तो रेंज क्या होता है, जो वैल्यू डालने पर आंसर आता है आपका, दैट इज रेंज। तो यहाँ पर रेंज क्या आ गई इसकी, k, और डोमेन कुछ भी डालो, तो डोमेन इज एनी रियल नंबर, ठीक है। इसके बाद सेकंड आ जाता है हमारा कौन सा, आइडेंटिटी फंक्शन। ये कौन सा था, ये कांस्टेंट फंक्शन, आइडेंटिटी ये होता है fx = x। आइडेंटिटी क्यों कहते हैं इसको, क्योंकि इसमें x और y आइडेंटिकल होते हैं, जो डालोगे x वही आएगा y, है ना। ये fx को y कहते हैं ना, तो अगर x को 1 डालोगे तो y भी 1 आ जाएगा, 2 डालोगे तो ऐसे 3 डालोगे तो 3 आ जाएगा। तो इसलिए इसको बोलते हैं आइडेंटिटी। इसमें कहाँ आ रहा था, इसमें तो k ही आ रहा था, 1 डालने पे k आ रहा था, 2 डालने पे भी k आ रहा था। इसमें 1 डालने पे 1 आ रहा है, 2 डालने पे 2 आ रहा है, 3 डालने पे 3 आ रहा है। अब इसका कैसे बनेगा ग्राफ, ये देखो, ये अभी हम जब स्ट्रेट लाइंस का चैप्टर करेंगे तो वहाँ पे बहुत अच्छे से समझ में आएगा तुम्हें, लेकिन अभी मैं कोशिश कर रहा हूँ समझा दूँ तुम्हें इसको, वैसे ही बता देता हूँ, ठीक है। स्लोप जब हम पढ़ लेंगे ना, वैसे तुमने स्लोप पढ़ी है फिजिक्स में, अभी सर ने बताई थी, लेकिन फिर भी स्लोप वहाँ पे पढ़ेंगे तो ज़्यादा अच्छे समझ में आएगी। अभी इसका जो फंक्शन का जो ग्राफ है वो होता है ऐसे, एक स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू दी ओरिजिन, ठीक है। और इसमें खासियत क्या है, इसमें और इसमें दोनों का ग्राफ ऐसे ही बनेगा, जो ओरिजिन से पास होकर जाएगा, लेकिन अंतर किसका आ जाएगा, इस एंगल का जो लाइन ने एक्स एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन के साथ बनाया है, ठीक है। मैं अभी छोटा सा एग्जांपल देता हूँ आपको, स्लोप बता देता हूँ, स्लोप एक्चुअल में होती क्या है। वैसे सर ने बताई थी, मैं सुन रहा था उस दिन, कोई भी लाइन अगर ऐसे जा रही है ना, कोई भी लाइन, एनी लाइन व्हिच इज पासिंग थ्रू दिस, तो जो लाइन ने एक्स एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन होती है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। पॉजिटिव डायरेक्शन क्या होती है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन इज कॉल्ड पॉजिटिव डायरेक्शन, क्लॉकवाइज डायरेक्शन इज नेगेटिव डायरेक्शन। तो जो ये एंगल है थीटा, अगर मैं इस लाइन की स्लोप बताना चाहता हूँ तो स्लोप को m से डिनोट करते हैं, तो वो इसका tan थीटा हो जाता है। जो भी एंगल बना है उसका tan, वो उसकी स्लोप हो जाती है, ठीक है।
अब यहाँ पर अगर हम देखेंगे, अब हमारी लाइन की इक्वेशन ऐसे होती है y इज इक्वल टू mx प्लस सी। दिस इज कॉल्ड स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। अभी हम करेंगे सब चीजें ये आगे जब स्ट्रेट लाइंस करेंगे। तो इसमें ये जो m है, m ये स्लोप ऑफ अ लाइन, ठीक है, और ये c जो होता है वो y इंटरसेप्ट है, जो लाइन ने जितनी दूरी से इस y एक्सिस को काटा है इसको हम y इंटरसेप्ट बोलते हैं, इस दूरी को, और इस दूरी को बोलते हैं हम x इंटरसेप्ट। ये वाली ओरिजिन से जहां से लाइन ने काटा उस डिस्टेंस को हम x इंटरसेप्ट, और जहां से y एक्सिस को काटा उस दूरी को ओरिजिन से हम क्या बोलते हैं, y इंटरसेप्ट। तो यहाँ पर ये y इंटरसेप्ट दे रखा है c। अगर मैं ये ले लेता हूँ फंक्शन, तो इसमें c है ही नहीं, c है y इज इक्वल टू x प्लस c तो है ही नहीं। तो जितने क्वेश्चंस में लाइन में c नहीं हो, कांस्टेंट नहीं हो, इसका मतलब लाइन इज पासिंग थ्रू ओरिजिन, ओरिजिन से जा रही है ना, ओरिजिन से जाएगी जब भी तो सेटिस्फाई करेगी इसको। अच्छा, ओरिजिन से कौन सी लाइन जाती है, जिस लाइन की इक्वेशन को ओरिजिन पॉइंट सेटिस्फाई कर जाए। सेटिस्फाई करने का मतलब समझो, y इज इक्वल टू x प्लस 1 है मान। अब क्या ये ओरिजिन से पास होगी, तो मैंने ओरिजिन क्या है 0 0, ये 0 0 है ना, यहाँ x भी 0 है y भी 0, तो ये 0 0 इसमें डाल के देखता हूँ, ये x की वैल्यू है y की वैल्यू, तो y मैंने 0 डाला, x को भी मैंने 0 डाला प्लस 1, क्या 1 इज इक्वल टू 0 नहीं। इसका मतलब ये लाइन इस पॉइंट से पास नहीं हो रही। इसका मतलब ये है, सेटिस्फाई करने का मतलब समझा रहा हूँ, मैं जो वर्ड बोलूँगा ना ये बहुत यूज होगा कि दिस पॉइंट सेटिस्फाइज दिस इक्वेशन। तो सेटिस्फाइज दिस इक्वेशन का मतलब है कि अगर मैं एक्स वाई की वैल्यू डालूं तो लेफ्ट साइड राइट साइड बराबर हो जानी चाहिए। बात समझ में आ गई? आगे समझ। अब अगर मान लो मैं ये हटा दूं और ये भी हटा दूं तो क्या हो जाएगा, 0 0 इसको, इसका मतलब ये लाइन ओरिजिन से पास होके जाएगी। जब कोई लाइन किस पॉइंट से पास होगी जब तो उसकी लाइन की इक्वेशन को पॉइंट सेटिस्फाई करेगा, वो जब तो उसके ऊपर लाई करेगा। मान लो कोई लाइन मैंने बनाई ऐसे और ये पॉइंट यहाँ है 1,2, तो ये लाइन कुछ और दूर से जा रही है, तो इस पॉइंट से जब पास ही नहीं हो रही वो, तो इसकी इक्वेशन के अंदर ये लाइन पॉइंट डाल दूंगा तो लेफ्ट साइड राइट साइड के बराबर नहीं आएगी। कौन से आएगी? जो यहाँ इसके ऊपर पॉइंट्स लाई करेंगे, केवल वो ही इसकी इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, बाकी और कोई भी सेटिस्फाई नहीं करेगा। समझ में आ गई बात? तो इसका मतलब ये लाइन कैसी हो गई, जो ओरिजिन से पास होकर जा रही है। अगर मैं इसको इससे कंपेयर करूं, c तो 0 है ही, c 0, स्लोप क्या है 1, देखो m किसके बराबर है, कोफिशिएंट ऑफ x, तो स्लोप क्या हो गया 1। अब स्लोप होता क्या है? बता तो दिया स्लोप। वैसे अगर इसमें देखो इसके हिसाब से तो tan थीटा, और नहीं तो स्लोप होता है चेंज इन y अपॉन चेंज इन x, मतलब x एक्सिस के साथ जो एंगल बना रही है उसका tan थीटा, y कितना चेंज हुआ, स्लोप कितना होता है, क्या होता है y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x। अगर मैं x को 1 से x1 से x2 तक चेंज करूंगा तो y1 से y2 पे चेंज हो जाएगा, y जो इनका जो रेशियो है दैट इज स्लोप। तो ये पता चलता है इससे लाइन से कि कितना रेशियो है इनका दोनों का, चेंज इन y अपॉन चेंज इन x, दिस इज स्लोप। ठीक है, अब अगर मैं स्लोप निकालना चाहूँ इसका, तो स्लोप क्या होगा, tan थीटा इज इक्वल टू 1, m ही तो है, m कितना है 1, तो tan थीटा हो गया 1, तो tan थीटा 1 कहाँ होता है 45 डिग्री का, तो इसका मतलब एंगल क्या हो गया 45। इसका मतलब ये जो एंगल है ये 45 डिग्री से होना चाहिए। आई बात समझ में? तो इसमें कुछ नया ऐसा नहीं समझा रहा हूँ मैं, जो पिछले वाले से संबंधित है कुछ, ये तुम्हारे समझ में बहुत अच्छे से आएगा। अगर ये समझ में नहीं आ रहा है तो फिर दिक्कत है, क्योंकि मैंने इसमें कोई फंक्शन वाला टॉपिक नहीं उठाया है, मैं तो अभी नया समझा रहा हूँ, जैसा और बच्चे समझ रहे हैं ऐसे तुम्हें समझ में आना चाहिए। ठीक है, तो ये स्लोप की इक्वेशन समझ लो पहले। लाइन की इक्वेशन क्या होती है, y इज इक्वल टू mx प्लस c,
ठीक है। और जिसमें सी होगा वो ओरिजिन से कभी पास नहीं होगी, कांस्टेंट होगा वो ओरिजिन से कभी पास नहीं होगी, जिसमें नहीं होगा वो ओरिजिन से पास होगी, ठीक है। और स्लोप निकालना है, तो अगर मेरे को स्लोप निकालना है तो अब जैसे ये 2x दे दिया तो tan थीटा हमारा इसमें क्या हो जाएगा 2। अब ये टेबल के बिना नहीं निकलेगा, ठीक है। हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल होती है जिसमें साइन cos tan की वैल्यूज होती है, उससे मैं ये वैल्यू निकाल सकता हूँ। मेरे पास वही वैल्यू जो मुझे याद है, जैसे 1 याद है मुझे, 1/√3 याद है मुझे, √3 याद है मुझे, तो इनका तो बता सकता हूँ। इन्फिनिटी वाला याद है, tan 90 की वैल्यू, tan 0 की वैल्यू याद है मुझे। इन 5 वैल्यूज के अलावा हमें कोई वैल्यूज याद नहीं है, तो वो याद नहीं करने की जरूरत होती है, उसका टेबल होता है। तो अगर मैं tan थीटा = 2 लिखूंगा तो उससे मेरे पास थीटा की वैल्यू निकाल सकता हूँ, टेबल से देख के निकाल सकता हूँ, ठीक है। तो मुझे उसका कोई लेना देना नहीं, मैं तो सिर्फ इस लाइन को समझा रहा हूँ, आइडेंटिटी फंक्शन को। ये आइडेंटिटी फंक्शन का ग्राफ जो बना रहे हैं हम, अगर तुमने ऐसे बना दिया ये ग्राफ गलती से तो ये क्वेश्चन गलत हो जाएगा, तुम्हारा ग्राफ ही गलत हो जाएगा। अब बताओ इसमें अंतर किस चीज़ का है, इस एंगल का। अब ये एंगल तो छोटा सा रह गया। अब मैंने इसको 90 को बाइसेक्ट किया तो तभी तो 45 है, समझ रहे हो मेरी बात। तो लाइन, ये फंक्शन और इस फंक्शन का ग्राफ तो एक सा सही है कि ओरिजिन से पास हो रही लाइन, लेकिन एंगल का अंतर है। तो एंगल अगर 45 नहीं बनाया तो 0 दे देगी मैडम, ठीक। इसलिए समझाया मैंने ये। सिर्फ 2x वाला तो आइडेंटिटी नहीं है ना? नहीं, ये आइडेंटिटी नहीं है, वो तो वही है बस आइडेंटिटी फंक्शन। ये तो सिर्फ एग्जांपल लेके समझाया कि मैंने इसमें और इसमें लाइन में क्या अंतर है, ठीक है। समझ में आ गया। तो ये तो ग्राफ हो गया इसका। अब ग्राफ करने के बाद इसके डोमेन रेंज क्या है, तो डोमेन और रेंज दोनों ही रियल नंबर और रियल नंबर्स। अब इसमें कुछ भी डाल दूंगा, x की वैल्यू और y की वैल्यू सारी वही आएंगी, सारे रियल नंबर आ जाएंगे, क्योंकि डाल तो डिनोमिनेटर। देखो हमने किस डोमेन रेंज में 2 तरह के 3 तरह के फंक्शन सब पढ़े हैं। एक हमने पढ़ा जब डिनोमिनेटर में कोई चीज़ होती है तो हम उसमें कहते हैं डिनोमिनेटर 0 नहीं बनना चाहिए, एक तरीका तो ये है। दूसरा हमने पढ़ा कि रूट में, तो रूट में नेगेटिव नहीं होना चाहिए। फिर हमने पढ़ा रूट में 2 या 3 फैक्टर हो जाए तो क्या हो, तो नंबर लाइन सिस्टम से हम बनाते हैं और नंबर लाइन से हम चेक कर लेते हैं भाई कहाँ कौन से के बीच में ये पॉजिटिव आ रहा है। ये 3 ही टाइप पढ़ी है हमने, और कोई टाइप नहीं पढ़ी चलती। हर क्वेश्चन को हमने उसी से ही बार बार मिक्स करके पूछना है, ठीक। तो ये आइडेंटिटी फंक्शन समझ में आ गया। इसकी डोमेन क्या होगी, ऑल रियल नंबर्स, और रेंज क्या होगी, ऑल रियल नंबर्स, ठीक है। समझ में आ गया ना। अगला है, इसके बाद आता है हमारा मॉडुलस फंक्शन, ठीक है। अगला फंक्शन है मॉडुलस फंक्शन। तो मॉडुलस फंक्शन को हम डिनोट करते हैं ऐसे, ये बहुत यूज होगा आगे भी, इसलिए इसको अच्छे से कर लेना। तो इसकी वैल्यू -x अगर x <0, +x अगर x > 0। ये डेफिनेशन आपको याद होनी चाहिए। अब तुमने पढ़ा है मॉडुलस वैल्यू -5 की वैल्यू क्या होती है, 5, और 5 की वैल्यू क्या होती है, 5 की 5 मॉडुलस का मतलब होता है उसका एक्चुअल में उसकी वैल्यू। ये ऐसे समझ सकते हो कि अगर मैं, ये ओरिजिन है मेरा, तो इधर देखते हो तुम पॉजिटिव वैल्यूज होती है ना, और इधर कैसी होती, नेगेटिव वैल्यू। अब मैंने कहा भाई एक आदमी 5 किलोमीटर ईस्ट की तरफ चला, पॉजिटिव ईस्ट, इधर क्या होता है वेस्ट, तो 5 किलोमीटर वेस्ट की तरफ चला। तो अगर ग्राफिकली रिप्रेजेंट करोगे तो ये +5 होगा और ये लेकिन चला तो 5 ही किलोमीटर, तो उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू क्या है, वैल्यू क्या है उस चीज़ की, 5 ही किलोमीटर है। चाहे उसकी ये नेगेटिव पॉजिटिव क्या दिखा रहा है, उसकी डायरेक्शन। तो इसलिए ये वैल्यू प्लस, अगर मॉडुलस डाल दूंगा मैं तो +5 ही आएगी। लेकिन अब हम क्या कर रहे हैं, इस मॉडुलस को अगर हम हटा दें, ये क्या है, ये अब अगर मैंने 5 लिखा है और उसको अंदर डाल रखा है ऐसे, या तो प्लस दिख रहा है मुझे, x तो वेरिएबल है। अब मैं
ये अंदर वैल्यू जो है वो प्लस भी हो सकती थी और माइनस भी हो सकती थी, जब भी तो उसकी वैल्यू x निकाली हमने। तो ये वैल्यू जो है ये x कब होगी, नेगेटिव कब होगी, जब ये 0 से छोटी होगी। नंबर 9 पर 0 से छोटी वैल्यूज कैसी होती है, नेगेटिव। 0 से बड़ी कैसी होती है, पॉजिटिव। तो ये माइनस होगी अगर x की वैल्यू 0 से छोटी है, अंदर की बात कर रहा हूँ मैं इसकी, ये वैल्यू इट कैन बी नेगेटिव, इट कैन बी पॉजिटिव। अब मैंने इसे यहाँ -5 रखा, तो ये नेगेटिव वैल्यू है कि नहीं है, दिस इज -x, -5 है ना, तो -x है, नेगेटिव है। कब, जब ये नेगेटिव कब होगी, जब 0 से छोटी होगी। लेकिन अगर मैंने यहाँ 5 रखा, इसका मतलब मैंने क्या रखी, प्लस वैल्यू डाली है, पॉजिटिव वैल्यू, तो 0 से बड़ी डाली है मैंने। तो इस मॉडुलस के अंदर जो बात कर रहा हूँ, जैसे मैं ये करता हूँ कि भाई रूट करा मैंने 36 का, तो क्या आया, वो +-6 आया। ऐसा क्यों करा, क्योंकि -6 का स्क्वायर वो भी 36 होता है और 6 का स्क्वायर भी 36 होता है, तो इसीलिए तो बाहर प्लस माइनस लिखते हैं। बात समझ में आ रही मेरी। तो ऐसे ही ये मॉडुलस जो है, इसको अगर मैं हटा देता हूँ, ये मैं अगर हटा देता हूँ, तो जो अंदर की वैल्यू बची मेरी वो पॉजिटिव भी होनी चाहिए, हो सकती है वो नेगेटिव भी हो सकती है, दोनों वैल्यूज हो सकती है, पॉजिटिव और नेगेटिव होगी तो नेगेटिव हमें पता है भाई 0 छोटी होती है, और पॉजिटिव होगी तो 0 से बड़ी होती है, 0 भी हो सकती है। तो इसलिए 0 हमेशा पॉजिटिव वाले के साथ लेना है। क्यों लेना है, क्योंकि 0 जो है वो न्यूट्रल है और नेगेटिव 0 से छोटे होने पर ही होती है ना। अगर मैंने इसके साथ लगा दिया तो ये माइनस नहीं हो सकता 0 कभी भी, है ना, प्लस हो सकता है। तो ये यहाँ पर प्लस के साथ हमेशा इक्वल्स टू का साइन लगाएगा, नेगेटिव के साथ नहीं लगाना। अब मान लो क्वेश्चन ऐसा की जगह ऐसे आ जाए, तो इसको हम कैसे ब्रेक करेंगे, देखो अगर इसकी जगह ये आ जाए तो मैं इसको कैसे ब्रेक करूंगा, मैं इसको ऐसे ब्रेक करूंगा। ये बहुत यूज होने वाला है आगे, ध्यान से कर लो इसको। इसकी वैल्यू नेगेटिव कब, जब x -2 0 से छोटी हो। अब तो ये x की जगह x -2 रखा हुआ है, और ये प्लस जब x -2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ऐसी तो करा, इस डेफिनेशन के हिसाब से ये तो बनेगा। अब इससे मैं क्या बना सकता हूँ, इसको 2 को इधर ले जाऊँ, मतलब x 2 से छोटा होगा। अगर x की वैल्यू 2 से छोटी होगी, 2 से छोटी वैल्यू अंदर वाली नेगेटिव बनेगी कि नहीं बनेगी। 2 से छोटी कौन सी, 1 ले लो। 2 से छोटी वैल्यू कौन सी, 1 ले लो, और 0 ले लो, -1 ले लो। तो अंदर वाली वैल्यू, मॉडुलस मत देखना, अंदर वाली वैल्यू कैसी बन जाएगी, नेगेटिव बन जाएगी, क्योंकि 1 -2 रखूंगा तो -1 आ जाएगा, मतलब अंदर की वैल्यू कैसी होगी, नेगेटिव। 2 से बड़ी रखूंगा तो पॉजिटिव आ जाएगी, अगर 2 रख दूंगा तो 0 आ जाएगी। तो 2 से बड़ी वैल्यू पर, या 2 या 2 से बड़ी वैल्यू पर, ये जो अंदर वाली वैल्यू है ये पॉजिटिव है। आगे बात समझ आई, विज्ञान समझ आई, ठीक है। इन्होंने फंसवाया है जिनके एग्जाम में आ रहा है, नीचे घेर लिया करो तुम, रोज लगाया करो इसके हर से 2। इसी ने ये चैप्टर पहला करवाया है, वैसे 25 साल में पहली बार ऐसा हुआ है कि रिलेशन फंक्शन पढ़ा रहा हूँ मैं, और शक्ल देख के मुझे लग रहा है कुछ समझ में नहीं आ रहा। भाई देखो 10th क्लास से 11th क्लास का जो ट्रांजिशन होता है वो थोड़ा डिफिकल्ट होता है हमेशा। 10th के बाद सारा कोर्स नया हो जाता है तुम्हारा, अब नया मैथमेटिक्स पढ़ रहे हो तुम, आज तक नहीं पढ़ा तुम। कभी सोचा तो फंक्शन क्या होता है, रिलेशन क्या होता है, सेट्स क्या हो गए, कोई भी चैप्टर तुम्हारा ऐसे ही आएगा। तो हर एक चैप्टर में थोड़ा जोर लगाना ज़्यादा पड़ता है ना। तो इसलिए इन चीज़ों को समझो, और घर पे जाके जब तक नहीं करोगे रिवाइज, जब तक अगले दिन कुछ भी समझ में नहीं आना है यहाँ, तो पक्का समझ लेना। अगर जो जैसे बच्चे जाते हो ना, तुमने 10th का तुम्हारा रूटीन था, अगर वही रूटीन फॉलो करते रहोगे तो कुछ भी समझ में नहीं आने का। ये तुम्हें बात जब समझ में आएगी जब तुम्हारे एग्जाम बड़े वाले होंगे ना, वो 100 मार्क्स वाले, और उसमें कुछ भी समझ में नहीं आने का क्या हो गया ये, तब समझ में आएगी। 6-6 महीने निकल जाते हैं बच्चों को अपने, अभी तो नंबर आने दो, तो देखना तुम्हें 2 महीने तो हवा में उड़ोगे ऐसे करके।
तो नंबर आएंगे ना 90 प्लस आ गए तो उड़ना शुरू कर दोगे, 2-3 महीने में उतरोगे ही नहीं नीचे। सर अगर पहले ही नीचे आएंगे फिर नहीं, हाँ फिर तो गड्ढे में गिर जाओगे। कोई बात रिकॉर्ड होती है ना। अब देखो y इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ x, तो मैं x इसमें पॉजिटिव डाल लूँ नेगेटिव डाल लूँ, आंसर क्या आएगा? पॉजिटिव क्या? अभी मैंने करके दिखाया, 5 को डाला तो भी 5 आ गया, -5 डाला तो भी 5 आ गया। मॉडुलस की वैल्यू जो आएगी वो कैसी आएगी? पॉजिटिव। इसका मतलब रेंज क्या होगी इसकी? सारे पॉजिटिव रियल है ना, सारे पॉजिटिव रियल नंबर्स इंक्लूडिंग 0। ठीक है, इसकी डोमेन क्या होगी? डोमेन होगी सारे रियल नंबर्स, कुछ भी डाल लो, प्लस डालो माइनस डालो कुछ भी डालो, लेकिन रेंज क्या होगी? पॉजिटिव रियल नंबर्स यूनियन 0, क्योंकि पॉजिटिव रियल नंबर्स में 0 नहीं आएगा तो उसमें 0 भी लगाना है ना। तो ये इसकी रेंज हो गई। अब हमें पता है कि y जो है इसका पॉजिटिव ही आना है, तो अगर तुम इस फंक्शन को देखोगे तो ये y इक्वल टू x तो कौन सा फंक्शन है? आइडेंटिटी फंक्शन। अभी पढ़ा हमने, ग्राफ बनाया ना पिछले वाला जिसमें 45 डिग्री बताया मैंने। तो इसका मतलब इसका ग्राफ कैसे बनने वाला है? ऐसा। और इसका ग्राफ कैसे बनने वाला है? ऐसा। ये सब चीजें तुम्हें समझ में जब आएंगी जब हम ट्रिग्नोमेट्री कर लेंगे, है ना। अभी नहीं समझ में आएगी। 45 तो समझा दिया मैंने, पर अब 10 135 नहीं समझा। नहीं, इसके बाद नहीं कराऊंगा, इसके बाद तो मैं आसान वाला कर रहा हूँ। अब तुम्हारी सुनूंगा नहीं किसी की, अब मैं अपने हिसाब से चलूंगा ताकि तुम पढ़ने में इंटरेस्ट बना रहे तुम्हारा। धीरे धीरे करके हम आगे बढ़ेंगे। ये इन्होंने भजीता करवा दिया मेरे वो है। हाँ, नहीं तो विश्वास उठ जाएगा तुम्हारा। हाँ क्या? ये मॉडुलस x अच्छा, एक तो y इक्वल टू x हो गया, वो तो मैंने अभी बताया आइडेंटिटी फंक्शन। एक y इक्वल टू -x हो गया तो इसका ये बन गया। अब इसका जो एंगल बनता है ना x एक्सिस के साथ, वो 135 डिग्री बनता है। ये अभी तुम्हें समझ में नहीं आएगा क्योंकि तुमने ट्रिग्नोमेट्री नहीं करी है ढंग से। तो मैं समझाऊंगा, जब क्वाड्रेंट वगैरह समझाऊंगा तो समझ में आएगा कि कैसे हुआ है। ठीक है, tan थीटा की वैल्यू -1 आ रही है, इसमें tan थीटा की वैल्यू -1 आ रही है, और -1 पर एंगल जो होता है वो 135 डिग्री होता है। ठीक, धीरे धीरे करके चलेंगे, समझ में आएंगे। अगर तुमने मन में ये ब्लॉक बैठा लिया कि नहीं समझ में आने का, तो फिर नहीं आएगा, तेरे को छोड़ देना। मैं अभी बता रहा हूँ, अगर तुम घसीटोगे ना इसको, सब्जेक्ट को, किसी को भी, तो ये घसीटने वाले सब्जेक्ट्स नहीं है आप 11-12। और अगर घसीट के किसी तरह 50-60% लेके पास भी होगे तो आगे बढ़ जाओगे जाके, फिर नहीं आएगा। तो इसलिए ढंग से करना, कोई चीज़ को घसीटने की जरूरत नहीं है। माँ बाप से सीधा सीधा जाके कह दो कि मेरे नहीं आ रहा, कुछ भी समझ में मैं नहीं देना चाहता स्पेस, वो ज़्यादा अच्छा होता है ना। बाद में 6 महीने बाद या साल में खराब करने बाद अपना भी और उनका पैसा खराब करो, कोई फायदा नहीं। ये समझ में आ गया? तो इसका ग्राफ ऐसे बनेगा, लेकिन मैंने इसको नीचे नहीं बनाया क्योंकि नीचे ग्राफ में y की वैल्यू कैसे आ रही है? नेगेटिव। नीचे नेगेटिव होती है y की वैल्यू, तो ये क्योंकि मैंने आपको क्या बताया, y सिर्फ पॉजिटिव रियल नंबर ही आएंगे, तो इसलिए ग्राफ इसका केवल यहाँ से ऊपर की तरफ ही बनेगा। जब भी मॉडुलस का ग्राफ बनेगा तो क्योंकि y पॉजिटिव होता है इसलिए नीचे की तरफ हम नहीं बनाते। आइडेंटिटी फंक्शन में हमने नीचे भी बनाया है, देखो अपनी तरफ बनाया ना, पूरी खींची लाइन मैंने नीचे से ऊपर तक की। तो इसमें ऊपर तक की खींचेगी केवल, क्योंकि y इज पॉजिटिव। हमेशा इसकी रेंज कैसी आएगी? पॉजिटिव ही आएगी। समझ में आ गई बात है? तो ये आपका हो गया मॉडुलस फंक्शन। ग्राफ भी बता दिया, डोमेन रेंज भी बता दी, इससे आ गया। अब इसके बाद एक बड़ा इंटरेस्टिंग फंक्शन आ रहा है जिसको हम ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन बोलते हैं। मिटा दूंगा इसको।
आ गया। चलिए नेक्स्ट देखिए, अब इसके बाद अगला आता है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। तो इसको ध्यान से समझना, और इसका ग्राफ भी थोड़ा अलग तरह का है, तो समझना उसको ध्यान से। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, fx इज इक्वल टू ऐसे लिखते हैं, ठीक। तो उतारना मत, सिर्फ समझना कि इसका मतलब क्या है, तभी ग्राफ भी बना पाओगे और इसका मतलब भी समझ पाओगे। आगे क्वेश्चंस आएंगे तो वो जब भी होंगे। ये सारे जितने भी फंक्शंस आप कर रहे हैं, ये अगले साल 12th में सारे काम आएंगे आपके। देखो नंबर लाइन पर ये 0 है, ये 1 है, ये 2 है, ये -1 -2 -3 है ना, माइनस इंफिनिटी तक। अगर मैं इसके अंदर कोई भी इंटीजर डाल देता हूँ, जैसे मैंने -1 डाल दिया, तो इसका आंसर क्या आएगा? -1 डाल दिया तो इसका आंसर क्या आएगा? 1। लेकिन अगर इसके अंदर मैंने -1.1 डाल दिया तो भी इसका आंसर क्या आएगा? 1। अगर मैंने इसके अंदर 1.9 डाल दिया तो भी आंसर क्या आएगा? 1। राउंड ऑफ नहीं करना। इसका मतलब क्या है कि 1 से 2 के बीच में जितनी भी वैल्यूज हैं, मान लो 1.1 है तो वो यहाँ है, इससे पहले वाला इंटीजर वो इसका आंसर होगा। 1.9 मैंने यहाँ लिखा, उससे पहले वाला इंटीजर क्या आएगा? वो इसका आंसर। अगर मैंने लिखा -1.3 तो -1.3 कहाँ आ रहा है? यहाँ से आएगा 1.3, इससे पहले वाला -2, -1 नहीं, उससे पहले वाला छोटा, उस वैल्यू से छोटा, तो ये क्या आएगा? इसकी वैल्यू क्या है? -2। मतलब लेफ्ट साइड वाला, लेफ्ट साइड हमें चलना लेफ्ट की तरफ ही है, राइट की तरफ मूव नहीं करना। तो ये अगर मैं लिख दूं -1.9 तो भी इसका आंसर क्या आएगा? क्योंकि -1.9 का यहाँ होगा कहीं, उससे पहले कौन सा? समझ में आ गई बात? तो इसका मतलब 1 से 2 के बीच में सारी वैल्यूज का आंसर सेम, y सेम, x ये वैल्यूज हैं x की, तो पर उससे y क्या आ रहा है? ये y है ना fx, सबकी वैल्यू सेम आ रही है। 1 से 2 के बीच, 0 से 1 के बीच की जितनी भी वैल्यूज है सबके आंसर क्या आ रहा है? 0। देखो 0 से 1 के बीच की वैल्यूज क्या आएगा? आंसर 0 आएगा। 0 से -1 के बीच में क्या आएगा? -1। -1 से -2 के बीच में क्या आएगा? -2। -2 पे -2 ही है, लेकिन -2 से अगर थोड़ी सी बड़ी वैल्यू है तो उसका आंसर क्या आएगा? -2। अगर मैं लिख दूं -2.1 तो इससे पहले वाला बात समझ में आ गई है? अब मैं ऐसा ग्राफ बना, उस ग्राफ को देखना ध्यान से तो तुम्हें समझ में आ जाएगा।
देखो अभी समझाता हूँ, उसको समझना। ये जो मैंने राउंड ब्लैंक सर्कल्स लगाए, इसका मतलब ये है कि इसमें ये वैल्यू 2 इंक्लूडेड नहीं है। ध्यान से समझो चीज को, उतारने से अच्छा है समझो पहले, समझ में आएगा तो ही उतारने का कोई फायदा नहीं। ये वैल्यूज कैसी हैं, ये जो मैं ये लाइन लगा रहा हूँ इसका मतलब यहाँ पर y की वैल्यू 1 है, इतने पूरी लाइन में y की वैल्यू 1 है। देखो यहाँ x कितना है, 0 से 1 के बीच में, 0 से बड़ा 2 से छोटा, तो सबका आंसर क्या आना चाहिए, 1 से ले, जब x की वैल्यू 1 से लेकर 2 तक है तो y की वैल्यू क्या आनी चाहिए, 1 आनी चाहिए। तो ये 1 आनी चाहिए कि नहीं, इतना y कैसे नापता है, ऐसे नापते हैं वर्टिकली, और हॉरिजॉन्टली कैसे क्या चीज नापते हैं, x। तो x अगर मेरा 0 से 1 के बीच में है तो y क्या होना चाहिए, 0। तो y मैंने 0 रखा ना, इस क्योंकि इस पे x एक्सिस पर y की वैल्यू कैसी होती है, हमेशा 0। ये 10th से पढ़ा हुआ है हमने, एनी पॉइंट ऑन x एक्सिस a, 0 पढ़ते थे कि नहीं, बोल गए, एनी पॉइंट ऑन x एक्सिस इज a, 0, मतलब वहाँ y कोऑर्डिनेट 0 और y एक्सिस पर x कोऑर्डिनेट 0, ये पढ़ा हुआ है हमने खूब अच्छे से। तो अगर मैं 0 से 1 के बीच में वैल्यू रखता हूँ, कोई भी 1 नहीं, 0 से 1 के बीच में रखता हूँ, तो उसकी वैल्यू y कैसे आएगी, 0, और y 0 कहाँ होती है, x एक्सिस पे। इस x एक्सिस पे y की वैल्यू कैसे होती है, 0। अगर मैंने 1 रख दिया तो 1 पर 1 आ गई, देखो y इतना ही तो आ रहा है, इस जगह ये पॉइंट क्या हो जाएगा, ये पॉइंट क्या हो जाएगा, 1, 1। ये पॉइंट कैसे हो जाएगा, 1, क्या हो गया, क्या हो गया, तो टॉप खींच क्यों लिए, अपने आप कुछ सजा दे लिए, मैथ क्यों लिया, गवर्नमेंट ने तो मना करा था, ठीक है। दे बेटा दे इसको, तो बात कर वो कर दिया करो। तो 0 से 1 के बीच में y की वैल्यू 0, इसलिए मैंने यहाँ लगाया। 1 पर ये पॉइंट कितना हो गया, 1, 1, क्योंकि यहाँ x भी 1 है और y भी 1 है। अब इस पर कहीं पे भी मैं लूंगा तो y तो 1 ही रहने वाला है, क्योंकि अभी हमने एक कांस्टेंट फंक्शन का ग्राफ करा था। अगर मैं एक कांस्टेंट फंक्शन है y = 1, तो मैं कैसे लाइन बनाऊंगा, ऐसे बनाऊंगा, जो कि 1, 0, 1 से पास होकर जाएगी। तो यहाँ कोई भी पॉइंट लूंगा मैं, x आएगा मेरा मान लो 1, तो ये पॉइंट हो जाएगा 1, 1, x आएगा मेरा 2, तो ये पॉइंट हो जाएगा 2, 1, ये आएगा 3, तो ये हो जाएगा 3, 1। मतलब इस लाइन के ऊपर y चेंज नहीं होने वाला, y तो सेम ही रहेगा, समझ में आ रही है। तो इसका मतलब यहाँ पर इस लाइन पर y की वैल्यू सेम रहने वाली, क्या रहने वाली है जी, 1 रहने वाली। तो मतलब 1 से 2 के बीच में जो भी वैल्यू आप x की डालेंगे उससे y की वैल्यू क्या आएगी, 1। ठीक, समझ में आ गई बात। ऐसे 2 से 3 के बीच में डालेंगे तो उसका आंसर क्या आएगा, 2। तो इसलिए ये 2 मैंने यहाँ इस लाइन के ऊपर ये इतना हिस्सा है, और 3 पर 3 रहने वाला है, इसलिए यहाँ ब्लैंक कर दिया मैंने। 3 कहाँ जाएगा फिर, यहाँ, क्योंकि 3 का ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू क्या होगी, 3। इंटीजर पर सेम रहता है, इंटीजर पर वैल्यू सेम रहता है। तो इसलिए यहाँ लाइन डालते वक्त 3 के ऊपर हिस्से पर यहाँ मैंने ये ब्लैंक सर्कल डाला है। इसका मतलब यहाँ पर 3 इंक्लूडेड नहीं है। 3 कहाँ इंक्लूडेड है, यहाँ इंक्लूडेड है, इस वाली लाइन में। आगे बात समझ आ गई बेटा। तो ये स्टेप फंक्शन, आपको स्टेप फंक्शन इसलिए बोलते हैं क्योंकि सीढ़ियों की तरह बनना है बिल्कुल। ऐसी नेगेटिव में आ जाओ तुम, नेगेटिव में भी ऐसे ही है, नेगेटिव में भी ऐसे, जैसे पॉजिटिव चलते हैं। समझ में आ गया। हाँ, ये सेकंड और फोर्थ क्वाड्रेंट में नहीं बनेंगे, सेकंड फोर्थ में कैसे बनेंगे बता, उनमें नहीं बनेंगे। ये क्यों बनेंगे बता, तो मेरे को वैल्यू डाल के बता कि किससे आए बनेगा वो वहाँ पे। सेकंड क्वाड्रेंट में क्यों जाएगा,
y की वैल्यू से जाएगा ना वो तो y की वैल्यू तो नेगेटिव करने पर इस पे नीचे जा रही है ना। जब अगर तुमने x की वैल्यू नेगेटिव ली तो y की वैल्यू कैसी आ रही है, नेगेटिव आ रही है। तो इधर तो y पॉजिटिव है तो इसलिए जाएगा ही नहीं ना, और इधर भी नहीं जाएगा। समझ में आ गया। अब इसकी डोमेन रेंज, डोमेन इसकी कोई भी रियल नंबर्स, डोमेन होगी सारे रियल नंबर्स। रेंज क्या होगी, केवल इंटीजर्स, z बस, ऑल इंटीजर्स। इसको लिख लो ऑल इंटीजर्स। ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन, अगला फंक्शन है सिग्नम फंक्शन। बता दूं ना इसको, सिग्नम, सिग्नम ठीक है। ऐसे फंक्शन डिराइव्ड है, ठीक है, डिफाइंड है। मॉडुलस x अपॉन x जब x 0 ना हो और जब 0 होगा तो इसकी वैल्यू फंक्शन की हो जाएगी 0। ठीक है, ऐसे ही डिफाइंड है। लेकिन इसको हम थोड़ा सा ब्रेक डाउन कर लेते हैं। कैसे ब्रेक डाउन करेंगे, मॉडुलस की वैल्यू हमें पता है प्लस भी हो सकती है, माइनस भी हो सकती है। तो इसको हमने नेगेटिव लिया पहले जब x लेस देन 0 है ना। अब 0 पे तो इन्होंने दे रखी वैल्यू 0 0 ही है ना, ये तो डिफाइंड है। और ग्रेटर देन 0 पर हमारा ये क्या हो गया, ऊपर वाला प्लस x। समझ में आ गई बात। तो इस मॉडुलस को ब्रेक डाउन कर लिया मैंने, तो ये करके क्या आ गया -1, ये करके क्या आ गया +1। तो मतलब मेरा फंक्शन कैसा बन गया, मैं दोबारा से लिख देता हूँ उसको। -1 when x is less than 0, 0 when x is equal to 0, +1 when x is greater than 0। तो ये सिग्नम फंक्शन है ना। अब देखो कुछ भी वैल्यू आप डालोगे, छोटी वैल्यू डालोगे 0 से, मतलब कोई भी नेगेटिव वैल्यू डाल दो, सबका आंसर क्या आएगा, -1। 0 डालोगे तो 0 आएगा, और कोई भी बड़ी वैल्यू डाल दो 0 से, उसका आंसर क्या आएगा, +1। समझ में आ गई बात है। अब इसकी डोमेन क्या हो गई, ऑल रियल। कुछ भी डाल दो, क्या फर्क पड़ रहा है भाई, इसमें सारे इंक्लूडेड है ना। छोटे वाले भी हैं 0 से, 0 भी है, और 0 से बड़े भी। तो x कुछ भी डाल सकते हो आप। तो डोमेन क्या होगी इसकी, ऑल रियल नंबर्स। ठीक है। रेंज क्या होगी इसकी, केवल -1, 0 और 1। कुछ भी डालोगे आएगा यही आंसर। समझ में आ गई। तो डोमेन क्या होगी, रियल नंबर्स। रेंज क्या होगी, -1, 0, 1। अब इसका ग्राफ क्या हो गया, ग्राफ देखो जरा। बता दो उसको, बनाने बेटे इसको बनाने, उसे बना रखा है पहले ही पढ़ के आते हैं। बड़ा समझदार अच्छा यार, समझ में आ गया था। पढ़ लिया। एक और बार समझा, क्या था समझ में, ये तो मेन रियल नंबर
जो राइट साइड पे दे रखा है वो क्या है, जो ये दे रखी है तीन चीजें, ये किसको रिप्रेजेंट करती है? डोमेन को, एक्स की वैल्यू। नंबर लाइन पर डालेगा तो क्या क्या होंगी? नंबर लाइन पे किस तरह की वैल्यूज होती है? रियल नंबर, एक तो जीरो होती है, रियल नंबर, जीरो से बड़ी वैल्यू पॉजिटिव, जीरो छोटी वैल्यू नेगेटिव, सारी तो हुई भाई। इससे बड़ी भी ले रखी है इसने, इससे छोटी भी ले रखी है, जीरो भी ले रखी है, तो इसलिए रियल नंबर्स हो गए सारे डोमेन। ठीक है, अब इसकी ग्राफ कैसे बनाएंगे इसका? तो ग्राफ बनाओगे आप ऐसे, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस। इसने कहा जब x की वैल्यू 0 से छोटी हो तो y की वैल्यू कैसे होनी चाहिए? -1। -1 कहाँ है? -1, ये +1, ये 1, ये 2, ये 3, ये -1, ये 2, ये -2, ऐसे ये -1, ये -2, ऐसे मैंने ग्राफ बना दिया। इसने बोला जब 0 से छोटी हो वैल्यूज, बेटा समझ लो, उतारने की जरूरत नहीं है। अगर समझ में आ गया तो सब कुछ उतारा हुआ बेकार हो जाएगा, नहीं समझ में आएगा। 0 से छोटी वैल्यूज कहाँ होती है? इधर की तरफ। x की वैल्यू ले रहे हैं ना, x की वैल्यूज कहाँ होती है? इस x एक्सिस पर। और वो 0 से छोटी कब होती है? जब हम ओरिजिन से लेफ्ट साइड में। तो जितनी भी 0 से छोटी वैल्यू है वहां पर y की वैल्यू कैसी है? -1। मतलब मेरे को क्या करना है? ऐसे लाइन बना दी यहीं तक। इसको मैं आगे तक नहीं लाऊंगा। क्यों नहीं लाऊंगा? क्योंकि x की वैल्यू पॉजिटिव हो जाएंगे। समझ में आई बात? x की वैल्यू पॉजिटिव के लिए y की वैल्यू -1 नहीं है। x की वैल्यू नेगेटिव हो जब ही y की वैल्यू -1 है ना? तो इसलिए मैंने क्या करा, केवल यहाँ बनाएंगे। ठीक है, समझ में आ गई? अब इस पर तो y की वैल्यू क्या होती है? 0। x की वैल्यू, सॉरी x की वैल्यू, इस पर क्या होती है? x की वैल्यू 0। तो इसलिए मैं ये वैल्यू पॉइंट ले ही नहीं सकता, क्योंकि यहाँ पर x 0 है और x 0 पर तो वैल्यू क्या है? 0। तो इसलिए मैंने इसको ब्लैंक सर्कल बनाया। तो उसने क्या क्या बनाया? ये सब चीजें पढ़ोगे भी आगे, और भी पढ़ोगे। नंबर 9 बनाएंगे तो सब चीजें आएंगी। ब्लैंक सर्कल का मतलब होता है एक्सक्लूडिंग दिस। डार्क सर्कल का मतलब होता है, डार्क सर्कल इंक्लूडिंग दिस। क्लोज इंटरवल, ओपन इंटरवल, ऐसे समझ। तो इसमें ये पॉइंट मैंने क्यों नहीं लिया, ये समझ में आ गया? ये क्यों नहीं लिया? क्योंकि यहाँ पर x की वैल्यू 0। ये पॉइंट कौन सा है? 0, -1। तो इसका मतलब यहाँ x 0 है इस पॉइंट पर, और 0 पर -1 नहीं हो सकती वैल्यू। 0 पर तो 0 है, इसलिए मैंने इसको पॉइंट को छोड़ दिया। ये नहीं ले सकता मैं, इस पॉइंट को कंसीडर नहीं करूंगा। बाकी जितनी वैल्यूज है नेगेटिव की, उसको ले लूंगा। वहां पर y कैसा होगा? -1। ऐसे ही इस पर ले लूंगा जी, मैं पॉजिटिव वैल्यूज के लिए। और 0 पर 0 है तो ये पॉइंट है ही 0 पर 0, ये रहा। ठीक है, x 0 तो y भी 0, तो वो कौन सा पॉइंट होता है? ओरिजिन। समझ में आ गई बात? आ गई बेटा? ये तो करवाया होगा तुम लोगों को सिग्नल फंक्शन तो। और कौन कौन से कराए? पॉलिनोमियल रेशियो। ठीक है, तो रेसिप्रोकल फंक्शन में आप कोई भी ग्राफ वैल्यू डाल के किसी भी ग्राफ के लिए कर सकते हो आप ये काम। ऐसा नहीं है कि इसी के लिए, किसी के लिए भी। पर ये तो कुछ फंक्शंस ऐसे हैं जिनको याद रखोगे तो अच्छा होता है, याद रखना, आराम से ग्राफ बन जाता। ठीक है, अब जैसे ये रेसिप्रोकल फंक्शन है, तो रेसिप्रोकल फंक्शन का जब ग्राफ बनाओगे तो वो कुछ इस तरह का बनेगा।
नेगेटिव वैल्यू की रेस बनेगा। ये 0, ये एक्स एक्सिस, ये वाई, और ये कभी भी इससे मिलेगा नहीं, है ना। अगर मिल गया नीचे या इधर मिल गया तो फिर वो एग्जिस्ट नहीं करेगी चीज़, क्योंकि वैसे भी x 0 हो नहीं सकता ना, और y भी 0 नहीं हो सकता, क्योंकि x भी तो 1/y है, तो रेंज में y नहीं आ सकता, है ना। तो y भी नहीं मिलेगा और x भी नहीं मिलेगा कहीं। ठीक है, अभी अगली बड़ी क्लास में पढ़ोगे इन ग्राफ्स के बारे में। ऐसे ग्राफ्स को एसिम्पटोट्स बोलते हैं। अभी नहीं है तुम्हारे, तो बीएससी में अगर आया तो पढ़ोगे वहाँ पे आया। ठीक, हमारी बीएससी फर्स्ट ईयर या सेकंड ईयर में शायद था ये, ऐसा कुछ ध्यान है, तो याद भी नहीं था। 1992-93 में गई थी बीएससी मैंने 20 साल हो गए। ठीक है, बेटाओ, तो ये रेसिप्रोकल फंक्शन का ग्राफ है। तो ये बनाने के लिए वही है। अब इसकी डोमेन रेंज क्या होगी, मैंने बताई थी। डोमेन ऑल रियल नंबर्स एक्सेप्ट 0 और रेंज ऑल रियल नंबर्स एक्सेप्ट 0, क्योंकि y क्या है 1/x, तो x 0 नहीं हो सकता, तो सारे रियल नंबर्स एक्सेप्ट 0, ये डोमेन। ठीक है, रेंज क्या होगी, इसको x की वैल्यू 1/y डालोगे तो y 0 भी नहीं होना चाहिए, तो y माइनस r माइनस 0, ये रेंज है। तो इसके दोनों की जो डोमेन रेंज है वो सेम है। 0 पे कोइंसाइड नहीं करेगा इसमें। हाँ, 0 हो नहीं सकते ना डिनोमिनेटर में, एग्जिस्ट नहीं करेगा। फिर इसके बाद फंक्शन आ जाता है स्क्वायर रूट फंक्शन। ये r पॉजिटिव से r है ना, fx जो है वो आपका ये फंक्शन +1, कुछ नहीं है सामने तो +1 स्क्वायर रूट फंक्शन। तो स्क्वायर रूट फंक्शन में अब इसकी डोमेन रेंज भी सोच सकते हो। डोमेन क्या होगी इसकी, ये दे ही रखी है उसने पहले, सिर्फ पॉजिटिव रियल नंबर्स, नेगेटिव तो हो ही नहीं सकता, रूट के अंदर है। तो r पॉजिटिव इसके हो जाएंगे, इंक्लूडिंग 0 भी हो जाएगा, यूनियन 0। ठीक है, और इसकी रेंज क्या हो जाएगी, रेंज क्या होनी चाहिए, सिर्फ पॉजिटिव रियल नंबर्स, है ना, पॉजिटिव रियल नंबर्स, क्योंकि y केवल पॉजिटिव होगा, नेगेटिव तो हो ही नहीं सकता। तो अगर मैं इसको लिख लूँ x = y², तो y की वैल्यू कोई भी डालूँ तो x की वैल्यू आनी चाहिए, है ना। अगर इसको देखोगे तो देखने के बाद तुम कहोगे सारे रियल नंबर्स, इसको देखने के बाद क्या कहोगे, सारे रियल नंबर्स। लेकिन क्योंकि y सिर्फ पॉजिटिव वाला लेना है, तो इसलिए हमारी जो रेंज हो जाएगी वो हो जाएगी इसकी 0 से ∞। इसमें नेगेटिव नंबर्स हमें नहीं लेने। ये मैं बार बार इसीलिए इस ग्राफ को समझा रहा हूँ, क्वेश्चन बच्चे गलती जान के करके आते हैं और समझ के भी, उसके बाद फिर भी गलती कराते हैं। जब भी लिखोगे रूट वाले फंक्शन तो देखो यहाँ साइन क्या है, उसके हिसाब से आपकी रेंज आएगी, समझ रहे हो। अगर तुमने दोनों, अब हम क्या करते हैं, रेंज में x की वैल्यू y की टर्म्स में निकालते हैं। मैंने दोनों तरफ स्क्वायर कर लिया, दोनों तरफ स्क्वायर करने के बाद फंक्शन ही बन गया। अब तुम ये बच्चा इसको देखता है केवल y², नेगेटिव डाल लो तो भी पॉजिटिव, पॉजिटिव डाल लो तो भी पॉजिटिव, होगी सारे पॉजिटिव रियल, सारे रियल नंबर्स। लेकिन हमने कहा कि भाई x की वैल्यू तो आ रही है, लेकिन y तो रेंज में पॉजिटिव ही आना चाहिए, और कुछ हो ही नहीं सकता, फंक्शन दे रखा है हमें पॉजिटिव रियल नंबर्स, तो इसलिए हमारी रेंज में नेगेटिव नंबर्स आएंगे ही नहीं। कोडोमेन में हो सकते हैं सारे, कोडोमेन में सारे रियल हैं, देखो याद रखा है, r मींस कोडोमेन। कोडोमेन मतलब पूरा सेट दूसरा वाला जो है, उसमें नेगेटिव पॉजिटिव सब हो सकते हैं y की वैल्यू, लेकिन उनकी प्री इमेजेस नहीं होंगी। y केवल हमारे रेंज में पॉजिटिव नंबर्स ही आने चाहिए, तो इसलिए इसकी रेंज क्या हो जाएगी, ऑल पॉजिटिव रियल नंबर्स। ठीक, अब इसका ग्राफ कैसे बनेगा, अब ये भी पैराबोला पढ़ोगे अभी आगे, तो पैराबोला पढ़ोगे y² = 4ax वाला, ये पैराबोला। ठीक है, तो इसका ग्राफ जो है, अभी क्योंकि हम प्लस वाला ले रहे हैं तो हमारा ग्राफ बनेगा ऐसा। अगर पूरा पैराबोला बनाऊंगा तो ये बनेगा नीचे को, तो ऐसा बन जाएगा।
लेकिन क्योंकि पॉजिटिव रूट एक्स दिया है उसने हमें, तो इसलिए हमें केवल पॉजिटिव वाले वाई लेने हैं, ग्राफ करना है। अगर यहाँ माइनस दे देगा तो नीचे बनेगा, ऊपर नहीं बनेगा। समझ में आ गई बात? पैराबोला बनाते हो तो पैराबोला पूरा बनता है ऐसा, ये पैराबोला होता है, ये शेप होता है ना। हाँ यू की, अच्छा ऐसे बन जाए ऊपर से, ऐसे बन जाए तो, पर इस वाले के लिए केवल क्योंकि y केवल ऊपर ही रहेगा, y पॉजिटिव, नेगेटिव में नहीं आएगा, y नेगेटिव नहीं आएगा, नेगेटिव आया तो फिर ये गड़बड़ हो जाएगा, तो y पॉजिटिव ही चाहिए। ठीक है, तो एक ये हो गया जी, इसकी डोमेन रेंज बता दी मैंने। इसके बाद आता है स्क्वायर फंक्शन। fx इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ऐसा बता दो उसको। कितने फंक्शन है? अगर एनसीईआरटी देखोगे तो खत्म हो चुके थे जब सिग्नम फंक्शन होता है। तो जितने भी बता रहा हूँ ये इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये अगले साल तुम्हारे चैप्टर्स में कहीं कहीं ग्राफ में यूज होगी, सिर्फ इसलिए 12th क्लास में यूज होंगे, तो वहाँ पे फिर वहाँ सीखोगे, वो तो एक ही बात है, कहीं सीखोगे। ठीक है, अब ये फंक्शन होता है, ये भी पैराबोले की पैराबोला है, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay, ये पैराबोला होता है। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay पैराबोला कैसा बनता है शेप में? ऐसा ऊपर वाला यू पूरा यू है ना, ये इसका ग्राफ है, पूरा बनेगा। क्यों बनेगा? क्योंकि y की वैल्यू हमेशा पॉजिटिव आएगी। x नेगेटिव भी डाल सकता हूँ, पॉजिटिव भी डाल सकता हूँ, डाल तो है कुछ भी तो x तो इधर भी बनेगा, x इस रेंज में भी, और y इधर, इस x इधर भी होगा। नेगेटिव वाली वैल्यूज भी डालूंगा, ये वाली। अब ये मैं सोच रहा ये बनेगा, खाली पूरा बनेगा दोनों तरफ। क्यों बनेगा पूरा u? क्योंकि x की वैल्यू पॉजिटिव डाल सकता हूँ, नेगेटिव डाल सकता हूँ। इसकी जो डोमेन है वो क्या हो गई? ऑल रियल नंबर्स, सारे रियल, पॉजिटिव नेगेटिव जीरो सब कुछ। ठीक है, लेकिन y हमेशा स्क्वायर है तो इसलिए पॉजिटिव ही आएगा, तो इसलिए इसकी रेंज जो है वो क्या हो गई? पॉजिटिव रियल नंबर्स यूनियन जीरो, है ना। पॉजिटिव ही बनेंगे ना, कुछ भी डाल लो, जीरो डालने में जीरो हो जाएगा, पर अगर मैं कुछ भी डालूंगा नेगेटिव पॉजिटिव तो वो पॉजिटिव ही रहेगा। तो इसलिए पूरा ग्राफ यू शेप का बनेगा। ये पैराबोला होता है, वो भी पैराबोला, ये पैराबोला, ये इसका स्क्वायर फंक्शन। अब क्वाड्रेटिक भी यही है, ऐसे ही बनता है। अभी मैं आगे चल के बताऊंगा, जब स्केचिंग करवाऊंगा तो मैं तो समझ में आएगा। क्या बेटा? क्या कैसे आएगा? मतलब क्वेश्चन कैसे ऐसे ही आएगा, मुझे प्लॉट करने के लिए y इज इक्वल टू x स्क्वायर, और क्या प्लॉट कर दो। ठीक है, तो इसलिए जितने भी क्वाड्रेटिक इक्वेशंस होती है, y इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 ऐसे भी आ जाए, वो सारे पैराबोले बनते हैं। लेकिन सबकी शेप ये नहीं हो सकती। ठीक है, सबकी शेप ये नहीं हो सकती। ये किसकी होगी? केवल जो y इज इक्वल टू x स्क्वायर हो, या इसके सामने कोई वैल्यू भी हो, 4x स्क्वायर 3x स्क्वायर 2x स्क्वायर कुछ भी हो, तो ये तो हो सकता है। ठीक है, लेकिन अगर इसमें कुछ और ऐड हो गया साथ में तो उसका ग्राफ फिर दूसरा, फिर बनाने का तरीका मैं जब बताऊंगा, जब पैराबोला पढ़ाऊंगा। ठीक है, पैराबोला है कोर्स में हमारे, पर एनसीईआरटी में वो भी नहीं है। एनसीईआरटी में यही दे रखा है इसका ही, लेकिन मैं हर साल फिर भी बच्चों को उसको कराता हूँ कि अगर कोई और शेप आ जाए तो मैं कैसे बनाऊंगा उसको, तो वो भी समझाएंगे। ठीक है, बस मना मत करना जब समझा रहा हूँ ना, ये मत करना सर, ये मत कराओ, ये मत करना। तो इसलिए वो सब चीज़ें करना जो मैं करा सकता हूँ, मैं मैक्सिमम वो सब चीज़ें कराऊंगा। फिर इसके बाद फंक्शन आता है क्यूब फंक्शन, fx इज इक्वल टू एक्स क्यूब। ठीक है, इसका ग्राफ होता है ऐसे, समझ लो कि एक पैराबोला की टांग टेढ़ी कर दिया, एक टांग मरोड़ दी उसकी,
ये गलती ना ऊपर, हाँ इसकी टांग मोड़ दी, ऐसे बना, ये ऐसे बनती है ना पहले, वो मोड़ कैसे होता है, याद रखने के लिए बता रहा हूँ केवल ये कभी टांग मोड़ ना लगा। तो ये वाई इक्वल, अब ये मत पूछना सर कैसे आया, ये मेरे को याद है, और जब तुम टेबल बनाओगे तो ये ऐसे ही शेप बन के आएगी इसकी, है ना, एक्स क्यूब, एक्स वाई का टेबल बना लो, घर पे जाना खाली समय हो तो इसको टेबल बनाना है, एक्स की वैल्यू देश, वाई की वैल्यू देश, डालते जाओ, प्लॉट करो ग्राफ के ऊपर, अपने आप शेप बन के आएगी। ठीक है सर, समझ में आ गया। इसकी डोमेन ऑल रियल नंबर्स, इसकी रेंज ऑल रियल नंबर्स, अभी तो क्यूब है ना, तो नेगेटिव भी आ सकता है, ठीक। तो इसलिए अब क्यूब क्यों आ सकता है, क्योंकि मैं ऐसे लिखूंगा इसको, देखो पहले क्या था, x y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर था, नहीं सॉरी क्या दिया था मैंने, हाँ एक्स स्क्वायर। तो अगर मैं x लेता था तो क्या हो जाता था 1/2, मतलब रूट है ना, तो अंडर रूट में नेगेटिव वैल्यू तो हो ही नहीं सकती, अंडर रूट में नेगेटिव वैल्यू नॉट रियल हो जाएगी। लेकिन अगर मैं -8 का क्यूब रूट निकालूंगा तो निकाल सकता हूँ -2, क्योंकि -2 इंटू -2 क्या होता है -8। तो इसलिए यहाँ पर जो इसकी रेंज आएगी वो सारे रियल नंबर्स आएंगे, यहाँ कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। स्क्वायर रूट फंक्शन के अंदर रिस्ट्रिक्शन है, क्यूब रूट फंक्शन के अंदर रिस्ट्रिक्शन नहीं है। क्या चीज़ समझ में नहीं आ रही, क्या नहीं आ रहा बेटा समझ में, क्या चीज़, ये -8 का क्यूब कैसे, क्यूब रूट कैसे हुआ, क्या चीज़ समझ में नहीं आ रही, ये बता कि ये चीज़ समझ में नहीं आ रही, आगे ठीक है जी। तो ये इसके डोमेन हो गई सारे रियल नंबर्स, रेंज हो गई सारे रियल, तो डोमेन नहीं जानी आपको, इसके बाद एक ग्राफ और बचा है, इसको हम क्यूब रूट फंक्शन बोलते हैं। बस जैसे उसका ग्राफ था ऐसे इसमें टांग और है ना, उसका पैराबोला ऐसे था, इसका ऐसे वाला था, इस वाले को टांग, ये क्यूब रूट फंक्शन है, ठीक है। fx इज इक्वल टू x की पावर 1/2, तो डोमेन रेंज डोमेन रेंज दोनों, आज भी ट्राई करेंगे। आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ओके जी, और एक बात